गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स। तो स्टैंडर्ड 7 का मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे क्लास 7 का मैथमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 7 का वो है इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स पढ़ने से पहले हम मैथमेटिक्स के कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मैथमेटिक्स है क्या, ठीक है ना, और मैथमेटिक्स वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये मैथमेटिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड मैथमा से लिया गया है। मैथमा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है साइंस। यानी मैथमा का अर्थ होता है साइंस, और मैथमा जो है इसी मैथमा से मैथमेटिक्स बना है। तो अगर मैथमा का अर्थ हुआ साइंस और इसी मैथमा से मैथमेटिक्स की उत्पत्ति हुई है, मैथमेटिक्स वर्ड की उत्पत्ति हुई है, तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स भी एक साइंस है, मैथमेटिक्स भी एक प्रकार का विज्ञान है। चलिए, इसका एक नॉर्मल डिफिनीशन होता है, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, शेप्स एंड पैटर्न्स। लेकिन अगर हम इस ग्रीक वर्ड के आधार पर देखें तो मैथमेटिक्स को हम अलग तरीका से डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्योंकि ये ग्रीक शब्द जो है मैथमा, और मैथमा का अर्थ होता है साइंस, तो हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एनी टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। दुनिया के किसी प्रकार का कैलकुलेशन हम मैथमेटिक्स के सहारा से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के ऊपर विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। एक हेनरी नाम के दार्शनिक हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को बताया है कि मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ गिविंग द सेम नेम टू द डिफरेंट थिंग्स। ये हेनरी नाम के एक दार्शनिक है। और इसके अलावा बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से मैथमेटिक्स को परिभाषित किया है। लॉक नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने मैथमेटिक्स को बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता या आदत स्थापित करने का एक मार्ग बताया है। यानी अलग अलग दार्शनिकों, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है। मैथमेटिक्स को किसी विद्वानों ने हमारे संस्कृति और सभ्यता का एक प्रतीक बताया है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत रहा है मैथमेटिक्स के ऊपर। चलिए हम अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं, इंटीजर्स। लेकिन इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हम आते हैं नंबर पर, ठीक है ना। इंटीजर्स पढ़ेंगे उससे पहले हम आएंगे नंबर, क्योंकि नंबर जो है इंटीजर जो है ये भी एक नंबर का प्रकार ही है। हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ज्यादा पीछे भी नहीं जाएंगे, इसलिए कि वो सारी जानकारी आपके पास अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? जैसे नंबर का स्टार्टिंग होता है नेचुरल से, दूसरा होता है होल, तीसरा होता है इंटीजर्स, चौथा होता है रेशनल, और पांचवा होता है इनरेशनल। ठीक है ना। ये 5 नंबर आपके सामने हैं। कौन कौन सा नंबर है? पहला है नेचुरल नंबर, दूसरा है होल नंबर, तीसरा है इंटीजर, चौथा है रेशनल नंबर, और पांचवा है इनरेशनल। हम अभी रेशनल और इनरेशनल पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का फर्स्ट लेसन है, हमारे क्लास 7 का जो फर्स्ट लेसन है वो है इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर, तो इंटीजर को हम पढ़ेंगे।
लेकिन इससे पहले हम आते हैं नेचुरल और होल पर, ठीक है ना। नेचुरल को आप बहुत पहले से जानते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग की वो सभी संख्याएं नेचुरल होती हैं, इसके बारे में आपको पता है। और हम आगे बढ़ते हैं होल की तरफ, तो जब हम नेचुरल नंबर के साथ जीरो को इंक्लूड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जीरो और नेचुरल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होल नंबर होता है। यहां तक बातें समझ में आई, हमारे बातें समझ रहे हैं आप? तो नेचुरल और होल आपको समझ में आ गया है। लेकिन जब होल पर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी को फिर 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि होता है इवन, ऑड, प्राइम और कंपोजिट, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होगा, छोटा छोटा तरीका से मैं इसको बता देता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इवन, इवन का मतलब होता है जिसका अंतिम डिजिट इवन हो, यानी जो 2 से विभाजित हो जाए। ए नंबर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन। ऑड का भी नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। प्राइम के बारे में भी आपको पता होगा, क्योंकि आप क्लास 7 में हैं तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्राइम के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यह नंबर जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, 2 से अधिक ना हो, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ, तो ये प्राइम कहलाता है। और मोर देन 2 फैक्टर जिसके पास होता है, जिस नंबर के पास, वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। समझ में आया? तो ये था नंबर का रूपरेखा। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक, ठीक है ना। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। और कह रहा है जीरो, जीरो हमने वो भी ले लिया। एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग, तो निगेटिव ऑफ काउंटिंग का मतलब क्या हुआ? -6, -5, -4, -3, -2, -1। समझ में आ रहा है अभी जो मैं लिखा हूं? देखिए, ऑल नेचुरल नंबर, मैंने ऑल नेचुरल नंबर लिख दिया। फिर कह रहा है जीरो, हमने जीरो लिख दिया। एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग, निगेटिव ऑफ काउंटिंग मतलब होता है -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब को मिलाकर क्या बना है जी? इंटीजर्स बना है। क्या बना है? इंटीजर्स बना है। समझ में आया? तो यही हुआ इंटीजर्स, यानी इसका डिफिनेशन यही हुआ, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? अब चलिए, जो इंटीजर्स का टाइप्स होता है वो क्या होता है? जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव। ठीक है, चले पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसी इंटीजर से हम समझ लेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है और निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहीं पर -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये हुआ निगेटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है? अब हम आते हैं जीरो पर। किस पर?
जीरो। आपके मन में आता होगा कि सर आपने तो बता दिया कि माइनस वाला निगेटिव इंटीजर्स होता है और 1 2 3 यानी नेचुरल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, लेकिन इंटीजर्स के जो समूह है इसमें तो जीरो भी है, तो ये कौन सा इंटीजर्स होगा? ये आपके मन में एक प्रश्न उठता है ना कि अगर हम नेचुरल नंबर 1 2 3 4 को देखें तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और इधर वाला यानी -6 -5 -4 -3 ये सब निगेटिव इंटीजर्स है, तो जीरो कौन सा इंटीजर्स होगा? इसके बारे में आपके मन में प्रश्न उठता होगा ना, तो चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं जीरो के बारे में, आपको हम समझाते हैं कि जीरो कौन सा इंटीजर्स होगा। तो अब हम लोग समझेंगे कि जीरो कौन सा इंटीजर्स होगा। चलिए, जीरो भी एक इंटीजर्स है, ठीक है ना, जीरो भी क्या है? इंटीजर्स है, लेकिन जीरो कौन सा इंटीजर होगा? जीरो इज एन इंटीजर विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो इज एन इंटीजर, ठीक है ना, जीरो इज एन इंटीजर विच is neither positive or nor negative। जीरो इज एन इंटीजर, जीरो एक इंटीजर है बट ना ये निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना तो निगेटिव में आता है और ना ही पॉजिटिव में आता है। आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर्स में कितने पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है और निगेटिव इंटीजर्स होता है। लेकिन जीरो का जहां तक सवाल है तो जीरो भी एक प्रकार का इंटीजर्स है बट ना तो ये निगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। चलिए, तो इस लेसन में हम लोग को मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है इसको हम बता देते हैं। देखिए, मुख्य रूप से इसमें हम लोग को पढ़ना है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं ना वो चीज पढ़ना है, और फिर एडिशन ऑफ इंटीजर्स का ही प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद से हमको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, और फिर इस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। उसके बाद से पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, और फिर उसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, और फिर उसके अंतिम पॉइंट है हमारा इस लेसन का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, और फिर उस डिवीजन का भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना है। देखिए, ये क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हर एक इंटीजर से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो अब हम लोग पढ़ेंगे तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स के जस्ट बाद उसका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, जिसका 5 रूल्स दिया हुआ है, ठीक है। वो आपके बुक में है, हम लिखेंगे, समय ज्यादा लगेगा, आपके बुक में है, आप पहले उसको लिखिए, समझिए, नहीं आता है फिर हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज है इसके पहले भी आपको बताया गया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन है, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में क्या होता है? द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। कर रहा है, दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर्स ही होता है, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हुआ, ठीक है। एग्जांपल पर लेते हैं, जैसे कि 5 और 4, 5 प्लस 4 को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 9। तो 5 भी इंटीजर्स, 4 भी इंटीजर, दोनों को ऐड किए तो हमारा 9 आया, तो 9 भी इंटीजर्स है। यही क्लोजर प्रॉपर्टी हमारा बता रहा है, द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। हमेशा एक इंटीजर्स होता है। कौन? दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा इंटीजर्स ही होता है। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज। दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज है वो है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन।
तो इस प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, ये प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इस प्रॉपर्टीज के अनुसार if a and b are any two integers then a plus b is equal to b plus a। कह रहा है कि यदि a और b दो इंटीजर्स हो, a and b अगर दो इंटीजर्स हैं तो दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। if a and b are any two integers then a plus b is equal to b plus a होगा, ठीक है ना। अगर a plus b को हम ऐड करते हैं a प्लस बी, तो इसका अगर हम पोजीशन स्थान चेंज कर दें तो इसमें कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, b प्लस ए होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, ठीक है ना। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 5 9, दोनों का वैल्यू सेम होगा, समझ में आ रहा है। तो ये कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ एडिशन हुआ। अगला हमारा जो प्रॉपर्टीज है ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तो इस रूल में जो आपके बुक में रूल दिया हुआ है, जैसे कि हम लेते हैं, हम तीन इंटीजर्स लेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहां पर इसको देखना है ये क्या कहता है। देखिए, हम एग्जाम्पल पर अगर इसको देखें तो इन दोनों के सम में कोई अंतर होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहां कोई अंतर नहीं हुआ वैसे ही इसमें भी कोई अंतर होने वाला नहीं। जैसे 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5। अब देखिए 3 प्लस 4 7 प्लस 5 3 प्लस 4 प्लस 5 9, 7 5 12 और 3 9 12, इसमें भी कोई अंतर नहीं पड़। हालांकि देखिए ये जितना प्रॉपर्टीज है आप इस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, आप इसको पहले नोट कीजिए अपने नोटबुक में, और उसके बाद से इसको आपके बुक में दिया हुआ है 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको एक्सप्लेन करें। और साधारण सिंप्लीफिकेशन तो आप जानते ही हैं, पढ़े ही हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में क्या करते हैं, ठीक है ना। तो ये जितना भी इंटीजर्स है, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या डिवीजन हो, इस सब का रूल सेम है, ठीक है ना। एडिशन में ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करना और डिवीजन में डिवाइड करना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज जब आप बनाएंगे पूरा ये क्लियर हो जाएगा। कोई हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या आपको होगा इस चैप्टर में, क्योंकि पूरा आप क्लास 5 और 6 से में पढ़ चुके हैं इस विषय वस्तु को कि इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है ना। चलिए एक दो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लेते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेकर हम आपको समझा देते हैं कि कैसा क्वेश्चन है इस इंटीजर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों पॉइंट से एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद से आपका ये लेसन समाप्त होगा। चलिए हम एक एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखिए एवल्यूट करना है इसको, आपने पहले भी बताया सिंप्लीफिकेशन के तरीके का है ये। 15 प्लस -8, यहां इसको एवल्यूट करेंगे 15 और प्लस और ये ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट प्लस और माइनस के बीच मल्टीप्लिकेशन छिपा हुआ है, तो प्लस और माइनस का सिंबल आपको पता है, प्लस इंटू माइनस, प्लस और इंटू माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है माइनस। तो यहां क्या आ जाएगा -8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7, हमारा आंसर हुआ, ठीक है ना। वैसे कर रहा है फाइंड द इनवर्स, इसका इनवर्स लिखना है, ठीक है ना। किसका -83, इनवर्स मींस हमेशा याद रखिएगा अपोजिट, उल्टा, ठीक है ना। तो जहां -83 का है वहां पर पॉजिटिव 83 हो जाएगा, और अगर यहाँ 256 यानी 256 पॉजिटिव है तो इसका आंसर -256 निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना।
माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। लेकिन जीरो ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, तो अगर जीरो का कहेगा इनवर्स लिखने के लिए तो आप जीरो का इनवर्स क्या लिखेंगे, ओनली जीरो, ना ही पॉजिटिव लिखेंगे और ना ही निगेटिव लिखेंगे, ठीक है ना। ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का, मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो मैथमेटिक्स में जो हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा है, तो इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है ना, इस सब का मिसलेनियस क्वेश्चन है। एडिशन इंटीजर्स ये जो है, या सब्ट्रैक्शन है, या मल्टीप्लिकेशन है, या डिवीजन है, इस सब का हम मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे, जो कि हम आपको अभी एक दो क्वेश्चन हम बुक से करा रहे हैं। आप एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, इसका जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको हम एक बार देख रहे हैं। आप निकालेंगे पेज नंबर 15 टेस्ट पेपर, जिसमें पूरा मिसलेनियस है, सब इंटीजर से मिलाकर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है ना, यहां पर क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11, ठीक है। आगे कह रहा है इफ वन ऑफ देम इज 9 फाइंड द अदर। देखिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पर है, आपने पढ़ा भी है, मैंने प्रॉपर्टीज भी बता दिया है उसका, या जो भी ट्रिक है, आप क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन हम कहते हैं सर नहीं बनता है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, नहीं होने का कारण क्या है कि हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं, और रिपीट नहीं करते हैं, इसका मीनिंग नहीं निकल पाता है। जब मीनिंग नहीं निकल पाता है तो हमको समस्याएं होती है, ठीक है ना। यहां पर हमको इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। हम अगर आपको चाहे तो केवल समझा दे तब भी आप बना लेंगे, लेकिन हम इसको सॉल्यूशन करके आपको दिखाएंगे। सॉल्यूशन कर अदर इंटीजर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। कर द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -11, दो इंटीजर्स का सम -11 है, यानी दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर उसका रिजल्ट -11 आ रहा है, ठीक है ना। इफ वन ऑफ देम 9, उसमें से एक इंटीजर्स 9 है, ठीक है ना, तो 9 के साथ वो कौन सा इंटीजर्स और ऐड करेंगे कि हमारा रिजल्ट -11 आएगा। यही क्वेश्चन कर रहा है। आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप हमको लगता है संभवतः समझ गए होंगे। द सम ऑफ टू इंटीजर्स, दो पूर्णांक संख्याओं का सम 11 है या -11 है, ठीक है ना। इफ वन ऑफ देम इज 9, जिसमें से एक 9 है। अब देखिए कह रहा है दो इंटीजर्स, हमने मान लिया एक इंटीजर्स a है और दूसरा इंटीजर्स b है, ठीक है ना, और दोनों का सम -11 है। देखिए हम समझा रहे हैं, सॉल्यूशन करने का तरीका और हो सकता है। दो इंटीजर्स का सम 11, हमने मान लिया कि जो अदर हमको प्राप्त करना है, जो इंटीजर्स, उसको हम कुछ मानेंगे, आगे फिर बताएंगे। अभी हमने माना कि दो इंटीजर्स a प्लस b, दोनों का सम -11। लेकिन अब आगे जब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो कह रहा है कि उसमें से एक इंटीजर्स 9 है, ठीक है ना। एक इंटीजर्स क्या है, 9 है। तो मान लीजिए एक इंटीजर्स 9, एक या तो एक के जगह या b के जगह, किसी एक के जगह, तो यहां पर एक 9 हो गया, दूसरा
हमको पता नहीं है, दूसरा फाइंड करना है, और दोनों को सम करने पर हमारा रिजल्ट -11 आ रहा है। तो यहां से लीनियर इक्वेशन के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, और b का जो वैल्यू आएगा वही अदर इंटीजर्स होगा। ठीक है ना। चलिए यहां से तो सॉल्यूशन जब करेंगे, ये मैंने आपको समझाया था, तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे लेट अदर इंटीजर इज a। ठीक है ना, a b कुछ भी मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/q, प्रश्न के अनुसार आप लिख सकते हैं a + 9 = -11। हमने क्यों लिखा a + 9 = -11? क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दो इंटीजर्स का सम -11 है। तो दो इंटीजर्स, एक इंटीजर्स हमने मान लिया a और दूसरा इंटीजर्स हमारा 9 दिया हुआ है, क्वेश्चन में है, गिवन है। दोनों को सम कर रहे हैं तो -11 आ रहा है। अब यहां से सॉल्यूशन करेंगे, a = -11, और जब ये 9 उधर जाएगा, यानी किधर, RHS की तरफ, RHS ये बोलते हैं, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। ठीक है ना, ये इक्वेशन में होता है, ऐसे हम आपको बता रहे हैं। तो जब राइट साइड में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। अब a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a = -20। देयरफॉर, इसलिए a = -20, तो हम a का वैल्यू यानी हमारा अदर इंटीजर्स क्या आया, देयरफॉर अदर इंटीजर इज, विल बी लिख सकते हैं, विल बी -20, या अदर इंटीजर इक्वल टू -20। आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, बट आप अपने भाषा में अपने अनुसार अदर इंटीजर्स इक्वल टू -20 या अदर इंटीजर्स विल बी -20 आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया। एक बार फिर इसको समझाते हैं। लेट अदर इंटीजर्स इज a, मैंने माना कि एक दूसरा इंटीजर जो है a है, दोनों को जोड़ने पर एक है 9 और दूसरा है a, दोनों को जोड़ने पर -11 प्राप्त हो रहा है। तो एक इंटीजर हमारा क्या होगा 9, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ -20। अब देखिए इसका वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं। अब कह रहा है दो इंटीजर्स का सम -11 होना चाहिए। तो दो इंटीजर्स हमारे पास है, एक हमारा अभी अभी आया -20 और एक क्या आया +9 हमारे पास पहले से है, और दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है -11। देखिए हमारा LHS और RHS दोनों अगर इक्वल आ गया तो समझिए कि हमारा जो वैल्यू आया है वो सही आया है। अब देखिए यहां पर LHS RHS लिखना नहीं होता है, वो लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं, हम आपको समझाने के लिए बता रहे थे। अब -20 और +9 कितना है इसका वैल्यू -11 और ये -11, देख रहे हैं दो इंटीजर्स का सम -11, LHS में भी -11 RHS में भी -11, यानी हमारा जो वैल्यू आया है -20 अदर इंटीजर ये सही है। ठीक है ना। इसी टाइप से और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जिसको हम चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाने को देंगे, आप बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है उसी एक्सरसाइज का। ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन कर रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स a and -5 is -3, find the value of a। ठीक है ना। देखिए इसको समझिए, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता है, हम क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन को हम बना सकते हैं बट आगे ही देखकर हम कह देते हैं हमसे नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका मीनिंग जो निकलेगा, उसका अर्थ निकलेगा, उसको हम बार बार
थिंकिंग करेंगे, उस पर सोचेंगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो जो कह रहा है वैसा वैसा काम हमको करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स a एंड -5, देखिए a भी इंटीजर्स है यहां और -5 भी इंटीजर्स है, ठीक है ना। द डिफरेंस, डिफरेंस मींस क्या होता है, अंतर, अंतर में सब्ट्रैक्शन, यहां से सॉल्यूशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम यहां पर ये सभी को पुट कर देंगे, ठीक है ना। वी हैव a और -5 इज इक्वल टू -3। अब आपके मन में आता होगा ये कहां से आ गया सर, आपने कैसे लिख दिया, ये कहां से आया, ये हम अपने तरफ से नहीं लिखे हैं, ये आपका क्वेश्चन ही कह रहा है। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमने ये जो लिखा है वो कहां से लिखा है। आपका क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर्स a, एक इंटीजर्स a और दूसरा इंटीजर्स -5 का डिफरेंस -3 आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसा कहा वैसा मैंने लिख दिया, a और -5 का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, ये -5 एक इंटीजर से और a एक इंटीजर से, दोनों का डिफरेंस हमारा -3 आ रहा है, ये एक इक्वेशन हो गया। अब यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, a माइनस और ये माइनस, देखिए यहां पर ब्रैकेट से जुड़ा स्मॉल ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई के रूप में हमेशा जानते हैं, समझ लीजिए। इस माइनस और इस माइनस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट आता है प्लस और इक्वल टू -3। अब फिर इसको a का वैल्यू निकालना है, -3 के तरफ 5 को भेजते हैं, तो जब -3 की तरफ 5 को भेजते हैं ना, इसका सिंबल चेंज हो जाता है और ये भी हो जाएगा -5, a का वैल्यू -8, ठीक है। Therefore a is equal to -8। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू क्या हुआ, -a आया, यही आपका आंसर हो गया। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए दो इंटीजर्स का डिफरेंस -3 आना चाहिए, एक इंटीजर्स हमको पता नहीं, हमने वो इंटीजर्स फाइंड कर लिया है। अब देखिए यहां पर a का वैल्यू हमारा -8 और एक इंटीजर्स हमारे पास क्या है, -5 है ना, और इस दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। देखिए दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों अगर इक्वल आ गया तो समझिए हमारा जो रिजल्ट आया है वो सही आया है। -8 और ये दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आएगा, इज इक्वल टू -3। अब यहां से देखिए सिंबल चेंज करेंगे या यहीं से सॉल्यूशन कर देंगे। 8 और 5, -8 और 5, -8 रुपया आपके पास पहले से कर्ज है, उसमें 5 को ऐड कर दिए, उसके बाद भी आपके पास -3 रुपीज ऋण रहेगा यानी निगेटिव रहेगा, यहाँ फिर -3, ये दोनों सेम हुआ, दोनों सेम हुआ तो आपका रिजल्ट ठीक है, यानी जो भी आया है वो सही आया। आप अपने एक्सरसाइज को बनाइए, अगर एक्सरसाइज बनाने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है हमको कॉल करके हमसे पूछिए, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो तुरंत हमारे पास कॉल कीजिए और कॉल करके आप पूछ सकते हैं हमसे। आप क्वेश्चन नंबर बताएंगे, एक्सरसाइज बताएंगे, हम आपको इधर से रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे कि कैसे सॉल्यूशन होगा। ऐसे तो मुझे विश्वास है कि मैंने जो आपको बताया